जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कोमल, ठीक हो? हाँ जी। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 211 पढ़े थे सीआरपीसी का, जिसमें हमने आरोप की अंतर्वस्तु के विषय में बात की थी कि कंटेंट्स आरोप के क्या होंगे। आपने वीडियो देख लिया होगा उम्मीद करता हूँ कोमल, आप क्लास में कल नहीं आ पाई थी। एक्चुअली मैं आपको लिंक देना ही भूल गया था, है ना? आपके नंबर पे, चूँकि आप ग्रुप में नहीं हैं अभी, तो इसलिए लिंक हाँ जी आपको। सर, कल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हाँ, वो कनेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहा था ना कि ग्रुप में आपके नंबर पे लिंक ही नहीं मैं शेयर कर पाया था गलती से। तो हाँ च- जी। चलिए, सेक्शन 212 बात करता है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। चार्ज के विषय में बात कर रहा है धारा 212 बी, और बात कर रहा है द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस एंड द पर्सन इफ एनी अगेंस्ट whom or the thing if any in respect of which it was committed as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter which with which he is charged। ये कह रहा है भाई 212 समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ। भाई जब आप आरोप किसी पर लगाओगे तो आप वो जो आरोप में अपराध, जो अंतर्वस्तु हम पीछे पढ़ के आए हैं 211 में, उस अपराध के किए जाने के विषय में यदि आप उसका पर्टिकुलर समय नहीं बताओगे, स्थान नहीं बताओगे, तो कैसे अगले व्यक्ति को समझ आएगी कहानी। तो कह रहा कि अभी कथित अपराध के समय और स्थान के बारे में, और जिस व्यक्ति के यदि कोई हो विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के यदि कोई हो विषय में वह अपराध किया गया, उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टियाँ जैसी अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है, आरोप में अंतर्विष्ट होंगी। क्या समझे? कल्पना, कल्पना मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। हाँ, तो 212 का पार्ट फर्स्ट क्या कह रहा है? हाँ जी सर। बड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी साइड से, माइक खोलते ही नहीं सर, हम कुछ जैसे पुराने ज़माने की रेडियो में होता था ना, चरड़ चरड़ परड़ परड़, ऐसा कुछ हो रहा है। तो चलिए आप माइक बंद कीजिए अपना। कोमल, 212 का पार्ट वन समझ में आया कुछ? क्या कह रहा है कोमल? ना जी सर, मुझे समझ नहीं आया। देखिए 212 हम लोग चार्ज पढ़ रहे हैं। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी सर। अच्छा, मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही? ना जी, कट कट के आ रही थी। अब ठीक है? हाँ जी, अभी तो ठीक है। हाँ, कई बार ना ये मामला जो है नेट की समस्या हो जाती है, कभी मेरी साइड हो जाती है, कभी आपकी साइड हो जाती है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो बस ये, सर इतना ही सुना कि चार्ज के बारे में बताया गया है हाँ सेक्शन 212 में। हाँ, तो देखो ये कह रहा है कि जब आप किसी पर चार्ज लगाओगे तो आप उसके द्वारा जो अपराध किया गया है, अभी कथित अपराध, आपके पास बेरक्ट तो है कोमल? सर ना जी, मेरे पास बेरक्ट आप बिल्कुल ले लीजिए। देखो, बिना बेरक्ट के आपको पढ़ने का आनंद नहीं आएगा, आप धारा को अच्छे से नहीं पकड़ पाओगे जब तक आपके सामने बेरक्ट ना हो। चलिए कोई बात नहीं, आप बेरक्ट मंगा लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। ओके सर। सीआरपीसी का बेरक्ट आप भी मंगा लीजिए। तो ये कह रहा है कि अभिकथित अपराध, अभिकथित का अपराध का मतलब है कि जिस अपराध के किए जाने पर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है, यदि आप उसको उसके समय और स्थान के विषय में बारे में बात नहीं करोगे, या जिस वस्तु के संबंध में अपराध हुआ है उस वस्तु का ही जिक्र नहीं करोगे, तो फिर अपराध की सूचना अभियुक्त को कैसे होगी, ये बता रहा है 212 का पार्ट वन। क्लियर है? जी
सर। भाई आप सपोज कीजिए कानूनी भाषा से इतर हट के आप किसी पर कोई आरोप लगाएं तो उसे आप ये तो बताएंगे कि आपने फला जगह फला स्थान पर फला समय ऐसा कुछ किया था। एक जनरली बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ द लॉ से बाहर बात करते हैं। तो यदि आप किसी पर कोई आरोप लगाते हैं मान लीजिए, है ना, तो आप ये तो बताएंगे कि किस वक्त किस स्थान पर, और यदि कोई व्यक्ति है व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है तो व्यक्ति का भी हमें स्पेसिफिकेशन बताना पड़ेगा। और कोई संपत्ति कोई वस्तु है, देखिए अपराध जो है वो व्यक्ति के साथ भी हो सकता है और संपत्ति के साथ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए, सबसेक्शन 2 कह रहा है व्हेन द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम or as the case may be, describe the movable property in respect of which the offence is alleged to have been committed and the dates between which the offence is alleged to have been committed, without specifying particular items or exact dates, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of section 219 जी। तो 212 का पार्ट 2 कह रहा है जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यासभंग या बेईमानी से धन या अन्य जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है या अपराध करने की ठीक ठीक तारीखों को विनिर्देश किए बिना यथास्थिति उस सकल राशि की विनिर्देश या जंगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों का जिनके बीच में अपराध का किया जाना अभिकथित है विनिर्देश कर दिया जाता है। और ऐसे विरचित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा, परंतु ऐसी तारीखों में ऐसे पहली और अंतिम के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक का ना होगा। प्रोवाइडेड, इसका मतलब जो उपधारा 2 है 212 की उसका प्रोविजो भी है। प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ सच डेट्स शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। 219 में हम जब 219 पढ़ेंगे आगे तो 219 में ये बात बताई जाएगी कि 1 वर्ष के अंतर किए गए एक समान अपराधों का विचारण जो है उनका चार्ज एक साथ लगाया जा सकता है। ये 219 में पढ़ेंगे बात। यहाँ 212 ये कह रहा है कि जो अभियुक्त कोई ऐसी किसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात की जा रही है, इसमें डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी की बात की जा रही है या किसी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी के मिसएप्रोप्रिएशन की बात की जा रही है, तब ये कह रहा है कि उसके लिए केवल अपराध करने की ठीक ठीक तारीखों का विनिर्देश किए बिना यथास्थिति उस सकल राशि का विनिर्देश उस जंगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों का जिनके बीच में अपराध का किया जाना अभिकथित है विनिर्देश कर दिया जाता है। तो वैसे विरचित आरोप जो है 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा, भले वो अलग अलग तारीखों पर किए गए हों। लेकिन प्रोविजो क्या कह रहा है? प्रोविजो कह रहा है कि पहली तारीख और अंतिम तारीख के मध्य 1 वर्ष से अधिक का समय ना गुजरा हो। ये 212 का पार्ट 2 कह रहा है। 219 जब पढ़ेंगे जब आपको 212 का ये पार्ट 2 ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो आप ये समझिए कि धन संबंधी संपत्ति जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके संबंधित, ठीक है। तो ये अगर अलग अलग आरोप भी हैं, एक पर्टिकुलर तिथि और दूसरी तिथि के बीच में कुछ इस प्रकार के किसी व्यक्ति पर आरोप हैं, तो वो आरोप जो है 219 के अकॉर्डिंगली जॉइंटली लगाए जा सकते हैं। ये बात उपधारा 212 की उपधारा 2 बता रही है। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? कोमल, गुलशेर? हाँ जी सर। इसको 219 जब पढ़ेंगे तब 212 को आपको फिर दोबारा रिवाइज कराऊंगा मैं। अभी आपको ये कुछ मुझे लग रहा है कि आपके सर के ऊपर से गुजर रही है 212। हाँ
जी कुछ खास नहीं समझ आया। हाँ, तो जब 219 पढ़ेंगे और 212 को मिला के पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। अब 213 पे चलते हैं। ये कह रहा है व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। ये कह रहा है कि कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। अपराध किए जाने की रीति से क्या मतलब है? मतलब कि जो मॉडस ऑपरेंडी कानून की भाषा में बोलते हैं कि अपराध को किस प्रकार अंजाम दिया गया, मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। तो ये बता रहा है कि व्हेन द नेचर ऑफ द केस इज सच दैट द पार्टिकुलर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 211 एंड 212 डू नॉट गिव द एक्यूज्ड sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offence was committed as will be sufficient for that purpose। देखिए, ये कह रहा है कि उन मामलों में जिनमें 211 और 212 जो हम पढ़ के आए हैं पीछे, यदि 211 और 212 में बताई गई जो बातें हैं वो अभियुक्त के लिए पर्याप्त नहीं है अपराध की नेचर को समझने में, तब उसमें 213 ये कह रहा है कि तब जो है मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस यानी कि अपराध किए जाने की रीति भी कथित की जानी चाहिए चार्ज में, जिससे कि एक्यूज को भली भांति ये समझ में आ जाए कि भाई वो क्या घटनाक्रम हुआ है। इसके दृष्टांत समझते हैं। 213 के दृष्टांत समझने से आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 211 और 212 में बताई गई बातें यदि सफिशिएंट नॉलेज नहीं दे रही है एक्यूज को, तो फिर 213 कह रहा है कि आप उस अपराध करने की रीति को भी बताइए चार्ज फ्रेमिंग के दौरान। अब इसके इलिस्ट्रेशन है ABCDEF 5 इलिस्ट्रेशन है, इनको देख लेते हैं तो आपको ये 213 अच्छे से समझ आ जाएगी। ए कह रहा है, इसका इलिस्ट्रेशन ए कह रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल एट ए सर्टेन टाइम एंड प्लेस। द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर इन विच द थेफ्ट वाज इफेक्टेड। ये कह रहा है कि कै पर विशेष वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का अभियोग है, तो यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति उपवर्णित हो जिसमें चोरी की गई है। तो ये बात करा कि 212 वाली विशिष्टियाँ अपने आप में क्लियर कर देंगी जब आप बताएंगे कि भाई आपने फला समय फला स्थान पर इस चीज़ की चोरी की थी। तो चोरी की थी तो चोरी किस प्रकार की थी उसको चार्ज में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 212 में बताई गई विशिष्टियाँ क्लियर कर रही हैं, एक्यूज की नॉलेज में मामला पूरा आ रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ जी। जी सर। इलिस्ट्रेशन बी कह रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी। और ये कह रहा है कि कै पर खे के साथ कथित समय पर और कथित स्थान में छल करने का अभियोग है। आरोप में वह रीति जिससे कै ने खे के साथ छल किया उपवर्णित करनी होगी। बताना पड़ेगा कि आपने चीटिंग कैसे की। चोरी में केवल समय और स्थान और वस्तु का नाम बता दिया, आपने फला स्थान पर फला समय फला व्यक्ति की साइकिल चुराई, ठीक है। अब साइकिल आपने दीवार फांद के चुराई या ताला तोड़ के चुराई, इस बात को चार्ज में बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि छल संबंधी चार्ज लगाया जा रहा है तो इसका इलिस्ट्रेशन बी ये कह रहा है कि आपको आरोप में चार्ज छल करने की रीति भी बतानी पड़ेगी। कोमल, कुछ समझ आ रहा है भाई? हाँ जी सर। क्या समझ में आ रहा है, एक बार बता दीजिए। बोलो बोलो। 213 का बी में आपने बताया कि खे, मतलब अगर खे ने कोई बात नहीं, आराम से बताओ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिंदास फुल कॉन्फिडेंस के साथ, भले ही गलत जवाब दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे?
सर बी में बताया कि कै ने खे के साथ कैसे चीटिंग की ये बताना पड़ेगा। ये आरोप में आपको उसकी थोड़ी बहुत झलक डालनी पड़ेगी। और चोरी के विषय में केवल आपको इतना बता देना पर्याप्त है कि आपने फला स्थान पर फला व्यक्ति की साइकिल चुराई। अब साइकिल छत पे कूद के चुराई या गेट फांद के चुराई या ताला तोड़ के चुराई, ये आरोप में बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ छल संबंधी आरोप बनाया जा रहा है वहाँ छल में आपको एक थोड़ा बहुत उसका छल कैसे किया इसका भी थोड़ा पुट आपको अपने आरोप में रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके सर। इलस्ट्रेशन सी कह रहा है कि एज एक्यूज ऑफ गिविंग द फॉल्स एविडेंस एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस द चार्ज मस्ट सेट आउट दैट पोर्शन ऑफ द एविडेंस गिवन बाय ए विच इज अलेज्ड टू बी फॉल्स। ये कह रहा है कि कै पर कथित समय पर और कथित स्थान में मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है। आरोप में कै द्वारा दिए गए साक्ष्य का वह भाग उपदर्शित करना होगा जिसका मिथ्या होना अभिकथित है। आप किसी के ऊपर झूठा मिथ्या साक्ष्य देने का यदि आरोप बना रहे हैं तो आपको अपने आरोप की विशिष्टियों में ये बताना पड़ेगा कि आपकी साक्ष्य का ये भाग पूरा का पूरा साक्ष्य मिथ्या है या उसका कुछ पोर्शन मिथ्या है। ठीक है, ये आपको अपनी उस मामले में चार्ज बनाने के दौरान आपको सेट आउट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। गुलशेर क्लियर हो रहा है भाई? यस सर। कोर्ट गए थे आज? सर आज तो नहीं गए थे, नो वर्क था आज। ओके ओके ओके, चलिए। तो कल पहला दिन कैसा रहा आपका गुरुजी के साथ अपने? सर बहुत अच्छा रहा। कल तो कोर्ट में घूमे, मतलब कि देखा थोड़ा कोर्ट में जाके, पर थोड़ा बहुत बताया सर। नहीं, अच्छा रहेगा। आप अपना टाइम से जाएं, टाइम से आएँ और अपना मेहनत से काम सीखें। जी 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 सर। आज वो आपके जोड़ीदार कहाँ हैं? क्लास में हाजिर नहीं है। कार्तिक अभी कुछ काम कर रहा हूँ। अच्छा जी चलो, इलस्ट्रेशन डी देख लेते हैं। डी कह रहा है कि एक्चुअली ये 6 हैं, है ना इलस्ट्रेशन? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हैं। मेरी गिनती में गड़बड़ हो गई थी, 5 बता रहा था मैं। 6 इलस्ट्रेशन है। देखिए, कोई भी सेक्शन के इलस्ट्रेशन में आपको इसलिए ध्यान से समझाता हूँ कि आपको धारा का कंसेप्ट क्लियर हो सके। और हम लोग क्या करते हैं, जब स्वयं पढ़ते हैं तो इलस्ट्रेशन को हम जो है ऐसा दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। वो ये क्या पढ़ लो, धारा तो पढ़ ली। जबकि इलस्ट्रेशन जो है आपकी धारा के विषय में आपके जो ज्ञान चक्षु है उन्हें खोलने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन डी क्या कह रहा है 213 का। ये कह रहा है कि ए इज एक्यूज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग बी अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस। द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए ऑब्स्ट्रक्टेड बी इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस। ये कह रहा है कि कै पर लोक सेवक खे की उसके लोक कर्तव्यों के निर्वहन में कथित समय पर और कथित स्थान में बाधित करने का अभियोग है। आरोप में वह रीति उपवर्णित करनी होगी जिससे कै ने खे को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधित किया। बताना पड़ेगा आपको चार्ज में कि किस प्रकार किस रीति से इस व्यक्ति ने एक्यूज ने लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा किस प्रकार डाली। ये बात आपको चार्ज फ्रेमिंग में 213 के अनुसार उपवर्णित करनी पड़ेगी। मतलब पूरा जिस्ट नहीं, एक हल्का फुल्का सा आइडिया चार्ज से, जिससे देखो चार्ज का उद्देश्य क्या है। चार्ज का उद्देश्य क्या है? कल्पना। सर उस रीति को वर्णित करना है जो अभियुक्त के ऊपर आरोप लगा है। और जब तक अभियुक्त की नॉलेज में उसके द्वारा किया गया कृत्य नहीं आ रहा है तो वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक रिजल्ट है कि व्यक्ति पर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किए जाते हैं, आरोप की विरचना की जाती है। क्लियर है गुलशन? यस सर। द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज इलस्ट्रेशन नंबर ई।
ये कह रहा है एज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस द चार्ज नीड नॉट स्टेट द मैनर इन विच ए मर्डर्ड। ये कह रहा है कि कै पर कथित समय पर और कथित स्थान में खे की हत्या करने का अभियोग है। ये आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति कथित हो जिससे खे ने खे की हत्या की। सिर्फ इतना बता देना पर्याप्त है कि आप पर फला स्थान और फला समय पर फला व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। तो इसमें उसकी रीति वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पीछे एक इलस्ट्रेशन कल मैंने आपको समझाया था, इलस्ट्रेशन नंबर ए था 211 का, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कै पर खे की हत्या का आरोप है, तो इस बात का क्या मतलब निकल रहा है वो आगे का पूरा इलस्ट्रेशन वही बता रहा था। तो उस इलस्ट्रेशन को मैंने बहुत डीपली आप लोगों को समझाया था। वीडियो आप देख लीजिएगा 211 की, है ना, जिसने नहीं क्लास अटेंड की थी कल। तो वही बात लगभग जो 211 का इलस्ट्रेशन कह रहा था, वही बात 213 का इलस्ट्रेशन नंबर ई यानी कि अंग कह रहा है। ये कह रहा कि कै पर कथित समय और कथित स्थान में खे की हत्या करने का अभियोग है। ये आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति कथित हो जिससे कै ने खे की हत्या की है। केवल अभियुक्त पर इतना आरोप लगा देना ही पर्याप्त है, आपने फला स्थान पर फला समय फला व्यक्ति की हत्या की थी। इज दैट क्लियर? And the illustration number F is saying that A is accused of disobeying a direction of the law with intent to save B from punishment. The charge must set out the disobedience charge and the law infringed. ये कह रहा कि कै पर खे को दंड से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा करने का अभियोग है। ठीक है, आरोपित अवज्ञा और अतिलंघित विधि का उपवर्णन आरोप में करना होगा। ठीक है, यहाँ उपवर्णन करना होगा, यहाँ बताना पड़ेगा कि किस प्रकार अवज्ञा की गई और अतिलंघित विधि यानी कि कौन सी विधि का जो है अतिलंघन हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट कौन सी विधि का हुआ है। क्लियर है कोमल? 213 आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। कल्पना? ओके सर। अब अगला सेक्शन 214 है जो बात कर रहा है वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। ये कह रहा है कि आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। तो देखते हैं 214 क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन एवरी चार्ज words used in describing an offense shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable। ये कह रहा है कि प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें उस विधि द्वारा दिया गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। अब जैसे हत्या की बात हो रही है, तो हत्या के विषय में अगर कोई बात आएगी तो उसको कैसे समझा जाएगा? उसको वैसे समझा जाएगा जैसे कि आईपीसी में हत्या के विषय में बात बताई गई है। जो वर्णन आईपीसी में हत्या का है, चूँकि हत्या को दंडनीय कौन सा एक्ट बनाता है? आईपीसी बनाता है। तो हत्या के विषय में अगर कोई बात समझनी है, कोई बात उसका अर्थ लगाया जाना है, निकाला जाना है, तो उसका वही अर्थ पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा जो आईपीसी में हत्या का बताया गया है। इज दैट क्लियर? जी सर। भाई सामान्यतः हत्या शब्द हम अदर देन भी कहीं पता लगा कि भाई किसी बुक में हत्या के विषय में कोई बात लिखी हुई है, तो वो किसी अन्य बुक वाली बात नहीं आप दिखा सकते कोर्ट में कि देखो सर इस बुक में तो ये लिखा हुआ है हत्या के विषय में।
हत्या के विषय में आईपीसी में जो बात हत्या के विषय में बताई गई है वही डीम्ड मानी जाएगी, वही उसे ही समझा जाएगा हत्या शब्द आते ही। किसी किताब में, किसी अन्य स्थान में, किसी ग्रंथ में हत्या के बारे में कुछ लिख रहा हो तो हत्या के वो अर्थ नहीं पढ़े जाएंगे, वही अर्थ पढ़े जाएंगे जो आईपीसी में है। क्लियर है कल्पना? हाँ जी सर। अब 215 बात करता है इफेक्ट ऑफ एरर्स। देखिए एरर्स जो है, गलतियां जो है, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, और जो न्यायाधीश महोदय सामने बैठे हुए हैं वो भी इंसान ही हैं बेसिकली, तो उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो वैसी गलतियों का क्या प्रभाव होगा चार्ज में, वो 215 बताता है। इज दैट क्लियर? भाई अगर सामने की सीट पे कोई व्यक्ति बैठा है और वो जज की ड्यूटी कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो गलतियों से ऊपर चला गया, उससे गलती होगी ही नहीं। वो भी हमारी तरह हार्ड मास का एक इंसान ही तो है, तो उससे भी एरर हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। 215 उसी की बात कर रहा है। ये कह रहा नो एरर इन स्टेटिंग ईदर द ऑफेंस और द पार्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और those particulars shall be regarded at any stage of the case as material unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice। अब ये कह रहा है कि गलतियों का क्या प्रभाव होगा। ये कह रहा है कि अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती की और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप की मामले के किसी प्रक्रम में तब ही तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप में अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय हो पाया है अथवा नहीं। ये चीज़ देखी जाएगी। सामान्य गलती को ओवरसाइट किया जाएगा। सिर्फ मेज़रमेंट क्या होगा, मेज़रमेंट गलती का ये होगा कि जो गलती हुई है क्या वास्तव में उससे एक्यूज जो है वो किसी भुलावे में पड़ा है कि नहीं पड़ा है। समझ में आ रहा है कुछ यहाँ तक गुलशेर? यस सर। और वैसी गलती की वजह से जो जिस न्याय के लिए न्यायालय बैठा हुआ है वो न्याय हो पाया है कि नहीं हो पाया है। यदि न्याय हो गया है तो फिर वो गलती ओवरसाइट हो जाएगी। केवल न्याय ना होने की अवस्था में ही गलतियों का प्रभाव देखा जाएगा, माना जाएगा। यानी कि कुल मिला के ये 215 ये कह रहा है कि हल्की फुल्की एरर को ओवरसाइट किया जाएगा और बड़ी गलती, जिन गलतियों का केवल वो गलतियां काउंटिंग में आएंगी जिनसे अभियुक्त भुलावे में पड़ गया हो या न्याय का उद्देश्य पूर्ण ना हुआ हो, वैसी गलती की वजह से। कोमल, कुछ क्लियर हुआ बेटा? किसी अपराध में गलती तभी माना जाएगा जब वह गलती भूल से हुई। आरोप में, अपराध में नहीं, अपराध की बात नहीं हो रही है यहाँ आरोप की बात हो रही है। हाँ, आरोप में जो चार्ज कोर्ट फ्रेम करती है। अपराध की गलतियाँ तो सब चली गई पीछे, वो तो आईपीसी में पढ़ते हैं, जनरल एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है, कहाँ अपवाद है, वो तो एक अलग चीज़ है। यहाँ ये कह रहा है कि गलतियों का प्रभाव जो है वो हम अब चार्ज पढ़ रहे हैं। हाँ जी। चार्ज कब लगता है? जब आरोप अपराध करके चार्जशीट कोर्ट में आके संज्ञान लेके उसके बाद कोर्ट के समक्ष बंदा खड़ा होता है, उसके बाद उस पर लगाया जाता है आरोप। तो ये अपराध तो सब हो चुका। यहाँ तो बात हो रही है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की। और 215 बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ एरर्स की। इफेक्ट ऑफ एरर्स, किस चीज़ का एरर? जो अपराध के आरोप लगाने में अगर कोई गलती हो गई हो। इसके इलस्ट्रेशन समझेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन नंबर ए देखते हैं। ये कह रहा है कि ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 242 ऑफ द इंडियन पिनल कोड विद हैविंग बीन इन पोजेसन ऑफ काउंटरफिट कोइन।
having known at the time when he became possessed thereof that such coin was counterfeit, the word fraudulently being omitted in the charge, unless it appears that A was in fact misled by the omission, the error shall not be regarded as material. अब ये कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर कि कै पर भारतीय दंड संहिता की धारा 242 के अधीन यह आरोप है कि उसने कब्जे में ऐसा कूटकृत सिक्का रखा जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह कूटकृत है। कूटकृत तो सब समझ में आ रहा होगा। कूटकृत का मतलब है कि सिक्का फेक है, कूटकृत है, जाली है, नकली है। ठीक है, तो उस आरोप को बनाने में कपटपूर्वक एक शब्द होता है फ्रॉडुलेंटली, वो शब्द छूट गया। मान लीजिए टाइपिंग मिस्टेक हुई या जज साहब की मिस्टेक हुई, जो भी हुआ, तो ये कह रहा है कि जब तक यह प्रतीत नहीं होता है कि वास्तव में इस लोप से भुलावे में पड़ गया कौन, अभियुक्त, इस गलती को तात्विक नहीं समझा जाएगा। ये बहुत बड़ी कोई गलती नहीं है। फ्रॉडुलेंटली शब्द अगर वहाँ चार्ज में लिखने से रह गया तो इस गलती का कोई प्रभाव जब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि अभियुक्त वास्तव में किसी बुलावे में ना पड़ गया हो। कुछ क्लियर हुआ उनसे? कल्पना? मुझे तो थोड़ा थोड़ा हुआ है सर। क्या हुआ है बेटा, बता दो आप जितना भी हुआ है। देखिए, सामान्यतः अगर कोई कूटकृत सिक्का अपने कब्जे में रखेगा तो उसका जो इरादा है वो कपट करने का होगा ना, कि किसी को वो कपट से उस कूटकृत सिक्के को चला ले, है ना। तो ये कपटपूर्वक शब्द जो है वो आरोप में होना चाहिए था, लेकिन वो अगर नहीं हो पाया, नहीं लिख पाया, और अभियुक्त इससे कोई बुलावे में नहीं पड़ा। अभियुक्त को दिख रहा है कि हाँ, तेरा जो कूटकृत, तेरे से जो कब्जे, तेरा जो सिक्का तुझसे मिल रहा है वो तेरी जानकारी में था, और जानकारी होते हुए तूने अपने पास उसे रखा, तो निश्चित रूप से इरादा उसका कपट करने का था। तो यदि वो बुलावे में नहीं पड़ रहा, चूँकि 215 ये कह रहा है कि केवल तात्विक तभी माना जाएगा गलती को जब अभियुक्त वास्तव में बुलावे में पड़ गया हो या फिर न्याय ना हो पाया हो। ठीक है, क्या समझे? एंड इट हैज़ अकेंज अ फेलियर ऑफ जस्टिस। तो ये कह रहा कि केवल फेलियर ऑफ जस्टिस के टाइम पे गलती को तात्विक माना जाएगा, और यदि अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ रहा है वैसे आरोप की गलती के कारण, तो ही उस गलती को तात्विक माना जाएगा, अदरवाइज गलती को तात्विक नहीं माना जाएगा। गुलशेर, इज दैट क्लियर? यस सर, थोड़ा बहुत। चलिए, आप रिवीजन कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा कि क्या बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कह रहा है बी, ए इज चार्ज विद चीटिंग बी and the manner in which he cheated B is not set out in the charge or is set out incorrectly. A defends himself, calls witnesses and gives his own account of the transaction. The court may infer from this that the omission to set out the manner of the cheating is not material. ये कह रहा है कि कै पर खे से छल करने का आरोप है, और पीछे हम 213 के इलस्ट्रेशन में पढ़ के आए थे कि जब छल करने का आरोप लगाया जाएगा तो छल करने की रीति, मैनर ऑफ जो वो हुआ है, अपराध जो हुआ है, उस रीति को भी उपवर्णित किया जाएगा। ठीक है, जो मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस है उसको बताया जाएगा। तो उसी संबंध में ये इलस्ट्रेशन बात कर रहा है। ये कह रहा कि कै पर खे से छल करने का आरोप है, जिस रीति से उसने खे के साथ छल किया वह आरोप में उपवर्णित नहीं है, जबकि 213 ये कह रहा है कि ये उपवर्णित होनी चाहिए थी, नहीं है, या अशुद्ध रूप से उपवर्णित है, या फिर उसमें कुछ अशुद्धि है। उपवर्णित तो हुई है लेकिन ठीक प्रकार से नहीं हुई है, कुछ उसमें गलती रह गई, कमी रह गई।
कै अपनी प्रतिरक्षा करता है, साक्ष्यों को पेश करता है और संव्यवहार का स्वयं अपना विवरण देता है। न्यायालय उससे अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का जो लोप है वो तात्विक नहीं है, क्योंकि एक्यूज ने अपना डिफेंस किया, अपने ट्रांजैक्शन पेश किए, ठीक है, तो वो किसी प्रकार के भुलावे में नहीं पड़ा उस रीति के उपवर्णित ना होने के कारण, या उपवर्णित हुआ और गलत उपवर्णित होने के कारण। एक्यूज अपने खिलाफ मामले को समझ गया, उसने बाकायदा अपना डिफेंस भी किया, तो ऐसे मामले में इस प्रकार का जो ओमिशन होगा वो ओमिशन किसी तात्विक, उसको तात्विक नहीं माना जाएगा। कोमल, इलस्ट्रेशन बी कुछ समझ आया? कोमल, गुलशेर, भाई मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? हाँ जी सर, आवाज़ तो आ रही। फिर सोच रहे हो? इलस्ट्रेशन बी तो बहुत सीधी सी बात कर रहा है, क्योंकि 213 में ये बताया गया था कि छल का अगर आरोप लगाया जाएगा तो छल करने की रीति भी हमें अपने आरोप में बतानी पड़ेगी। इलस्ट्रेशन बी कह रहा है कि वो छल करने की रीति नहीं बता पाया, मान लीजिए कोर्ट, या अगर बताई वो गलत बता दी, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गई थी बताने में। लेकिन एक्यूज ने पूरा ट्रायल फेस किया और अपना डिफेंस भी रखा, तो इसका मतलब एक्यूज किसी भुलावे में तो नहीं पड़ा। एक्यूज ने अपना डिफेंस अच्छे से रखा, अपने गवाह प्रस्तुत किए, ट्रांजैक्शन प्रस्तुत की छल संबंध में, तो वैसी अवस्था में वहाँ उस गलती का कोई दुष्प्रभाव, कोई एरर का कोई इफ़ेक्ट आने वाला नहीं है, वो तात्विक गलती नहीं मानी जाएगी। हाँ, एक्यूज कुछ मिसलीड हो जाता वैसी अवस्था में, तब मानी जा सकती थी। इलस्ट्रेशन नंबर सी देख लेते हैं फटाफट। ये कह रहा है ए इज चार्ज विद चीटिंग बी एंड द मैनर इन विच ही चीटेड बी इज नॉट सेट आउट इन द चार्ज। देयर वर मैनी ट्रांजेक्शंस बिटवीन ए एंड बी एंड ए हैड नो मीन्स ऑफ नोइंग टू विच ऑफ दैम द चार्ज रेफर्ड एंड ऑफर्ड नो डिफेंस। द कोर्ट मे infer from such facts that the omission to set out the manner of the cheating was in the case a material error। ये बिल्कुल उसका उल्टा है, जो इलस्ट्रेशन पिछले वाला पढ़ के आए हैं ये उसका एकदम उल्टा है। यहाँ क्या अवस्था हुई, यहाँ ये हुआ कि वही समस्या हुई कि चार्ज में उस छल को करने की रीति उपवर्णित नहीं हुई तो एरर पूर्वक हो गई। और वहाँ तो सिंगल ट्रांजैक्शन का मामला था, यहाँ उन दोनों के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रखे हैं। तो जब तक आप उसे ये नहीं बताओगे कि इस ट्रांजैक्शन की आप बात कर रहे हो जिससे छल हुआ है, तो अपना डिफेंस कैसे तैयार करेगा? और वो डिफेंस तैयार नहीं करेगा तो ये जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में वो जो ओमिशन हुआ है, वो जो रीति नहीं बताई गई है, वो एक जो है तात्विक गलती मानी जाएगी इस प्रकार के मामले में, जहाँ ट्रांजैक्शन मोर देन वन है। भाई आपका अपने किसी क्लाइंट के साथ समयवार है, आपका उनके साथ कम से कम आपके 50 ट्रांजैक्शन है, तो जब तक आप स्पेसिफिकली वो ट्रांजैक्शन नहीं बताओगे कि आपने उस ट्रांजैक्शन में मेरे साथ छल किया, तो तब तक वो बंदा कैसे अपना डिफेंस लाएगा? और जहां आपका केवल एक ही ट्रांजैक्शन है तो नेचुरल सी बात है कि आप समझ जाएंगे कि ट्रांजैक्शन ही एक हुआ है, तो उसमें स्पेसिफिकली बताने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ वो गलती अगर हो गई तो वो गलती निभाने लायक है, और जहाँ ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं वहाँ आपको स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन बताना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से ये फॉल्ट ये हुआ है और इस ट्रांजैक्शन में आपने चीटिंग की है, इसका आप पे आरोप लगाया जा रहा है। क्लियर हुआ कुछ? इलस्ट्रेशन सी। गुलशेर, इलस्ट्रेशन डी देखते हैं। डी कह रहा है ए चार्ज विद द मर्डर ऑफ खोदा बक्स एक्चुअली है ये, ऑन द 21 January 1882। इन फैक्ट द मर्डर्ड पर्सन's नेम was हैदर बक्स and the date of the murder was the 20th January 1882. A was never charged with any murder but one
and had heard the inquiry before the magistrate, which referred exclusively to the case of Hyder Bucks, the court may infer from these facts that A was not misled and that the error in the charge was immaterial. तो ध्यान से समझिएगा, कै पर 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। क्या तारीख है भाई? 21 जनवरी 1882। वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी 1882 थी। क्या समझे? खुदा बख्श नाम में डिफरेंस आ गया और डेट में डिफरेंस आ गया। ठीक है। कै पर कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच को सुना था, जिसमें हैदर बख्श के मामले का ही अनन्य रूप से निर्देश किया गया था। हैदर बख्श, ठीक है, जो जांच हुई वो हैदर बख्श के विषय में ही उसे बताया गया, सुनाया गया। न्यायालय इन तथ्यों से ये अनुमान कर सकता है कि कै उससे बुलावे में नहीं पड़ा था और आरोप में यह गलती तात्विक नहीं थी। क्या समझे? हेलो सर, इसमें सिर्फ नाम ही तो चेंज हुआ था। नाम भी चेंज हुआ है और डेट भी चेंज हुई है, 21 जनवरी और 20 जनवरी। उसमें 21 है, इसमें 20 है। हाँ, लेकिन उस व्यक्ति पर एक हत्या के अलावा किसी दूसरी हत्या का कोई आरोप ना लगा, ना उसकी कोई जांच हुई, तो उसे पता था कि मैंने एक ही हत्या की हुई है और मेरा जो ट्रायल चल रहा है वो हैदर बख्श की हत्या के विषय में ही चल रहा है। तो वहाँ खुदा बख्श के नाम से अगर आरोप टाइप हो गया और डेट चेंज हो गई, तो वैसी अवस्था में एक्यूज को कोई भुलावा तो नहीं पड़ेगा। जब एक ही मर्डर कर रखा है तो ये तात्विक गलती नहीं मानी गई कोर्ट के द्वारा। इससे चूंकि जो एक्यूज है वो भुलावे में नहीं पड़ रहा था। अब अगला इलस्ट्रेशन इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कह रहा है कि ए वाज चार्ज विद मर्डरिंग हैदर बख्श ऑन द 20 जनवरी 1882 एंड खुदा बख्श who tried to arrest him for that murder on the 21st January 1882. When charged for the murder of Hyder Bucks, he was tried for the murder of Khuda Bucks. The witnesses present in his defense were witnesses in the case of Hyder Bucks. The court may infer from this that A was misled and that the error was material. अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ व्यक्ति अलग अलग हो गए, डेट अलग अलग हो गई, हत्या एक से अधिक हो गई, 2 हत्या हो गई। ये कह रहा कि कै पर 20 जनवरी 1833 को तो हैदर बख्श की हत्या और 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या, मतलब एक हत्या तो उसने कर दी, 20 जनवरी को तो हैदर बख्श को निपटा दिया। फिर खुदा बख्श उसको गिरफ्तार करने के चक्कर में था, तो गिरफ्तारी के दौरान उसने जो है उसकी भी नमस्ते कर दी। ठीक है, हत्या करने का आरोप है। जब वह हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ तब उसका विचारण खुदा बख्श की हत्या के लिए हुआ। वहाँ गड़बड़ आ गया मामला। आरोप तो उस पर किसके लिए लगा? खुदा बख्श की हत्या के लिए, सॉरी, जब वह हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ, यानी कि आरोप तो लगा हैदर बख्श की हत्या का और ट्रायल किसका चल गया उस पर? खुदा बख्श की हत्या का। ठीक है, उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श वाले मामले में साक्षी थे। अब उसने जो प्रस्तुत किए वह हैदर बख्श वाले मामले में डिफेंस तो अपना लाएगा ना बंदा। तो ऐसी अवस्था में न्यायालय से अनुमान कर सकता है कि कै बुलावे में पड़ गया था और यह गलती तात्विक थी। इज दैट क्लियर? जी। तो चलिए आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। 215 तक हमने आज की क्लास में कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की धाराएं पढ़ेंगे। यहाँ कुछ कह रहे हो गुलजेर? नहीं सर। चलिए, तो सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। गुड गुड नाइट सर।